हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम जो क्या जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास स्टार्ट किए हैं, जो उसका जो सीरीज चल रहा है अभी, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने पहले क्या पढ़े थे? भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? अरब के बाद तुर्क आया था, तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण पढ़ लिए थे। उसमें हम मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो इतिहास का क्रम में क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है कि जो भारत पर जो अरबों का तुर्कों का आक्रमण में फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी का नाम भी आता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी आता है, और मोहम्मद गोरी के बाद क्या है कि जो सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो गुलाम वंश की स्थापना हो जाता है। उसके बाद बाबर आता है। तो क्या है कि दोस्तों, जो आज का जो सेशन स्टार्ट होगा, वो कोई भी एग्जाम हो, डीआरडीओ हो, एसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें क्या है कि जो दिल्ली सल्तनत हो गया या मोहम्मद गोरी हो गया, मध्यकालीन इतिहास में इसका क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और दो वीडियो का सीरीज जो है वो आ चुका है पिछले जो पीछे वाले वीडियो में, जो पहले अपलोड कर दिया गया है, और उसका क्या है, जो उसका प्ले लिस्ट है वो बन गया है। ओके, तो प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। और क्या है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो क्या है कि देखिए, इससे पहले एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। मोहम्मद गोरी, ये नहीं है कि पढ़ लेना है। और देखिए, कोई भी लोग बोलता है कि इतिहास रट लो। इतिहास रटना नहीं होता है। इतिहास आपको समझना पड़ता है। इतिहास जैसे मैं आप ही के बारे में हम बोलेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, तो वो तो नहीं है कि आज मैं अभी कुछ कहानी बता रहा हूँ, फिर कभी आगे का कहानी बता दूंगा, कभी पीछे का बता दूंगा, तो ऐसे इतिहास होता है? ऐसे इतिहास नहीं ना होता, नहीं होता है। तो क्या है कि इतिहास होता है जो क्रम बाई क्रम होता है। जैसे में देखिए, इतिहास शुरू किए थे कब, देख लीजिए यहाँ मध्यकालीन इतिहास में हम आपको पढ़ा दिए हैं। क्या क्या पढ़ा दिए हैं? देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण बता दिए हैं। तो भारत पर अरबों का आक्रमण किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम। क्या? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको हम बता दिए हैं। क्या? भारत पर अरबों का आक्रमण। उसके बाद जो दूसरा सीरीज जो वीडियो लाए थे, उसमें हम जो भारत पर तुर्क आक्रमण, जो भारत पर क्या तुर्क आक्रमण था, उसके बारे में महमूद गजनवी के बारे में बता दिए थे। कहाँ, किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में बता दिए थे, जो कि गजनी से आया था। ओके, तो महमूद गजनवी के बारे में बता दिए थे। तो गजनवी के बारे में पिछला वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। उसमें बहुत लाभदायक वीडियो है, आप देखिए, उसके बाद बताइएगा। तो महमूद गजनवी के बारे में बता दिए। तो महमूद गजनवी के बाद क्या होता है कि उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी आता है। वो भी कहाँ से आता है? गजनी से आता है। कहाँ से आता है? गजनी से आता है। और जो मोहम्मद गजनवी का जो लास्ट में बताए थे कि उसका जो 1085 ईस्वी तक जो है, 1085 ईस्वी तक जो उसका जो वंश है, वो पतन हो गया था। वंश का जो है पतन हो गया था। ओके, तो कोई भी वंश का जब पतन हो जाता है, तो क्या है कि नया नया जो वंश होता है वो उभरते रहता है। तो उसी क्रम में जो एक गजनी में जो आगे बताते हैं आपको, संसवनी वंश का जो स्थापना हुआ। तो उसी वंश में से जो मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी आया था। ओके, तो उसके बारे में आगे बताते हैं आपको। तो मोहम्मद गोरी के बारे में आज का जो विषय होगा, मोहम्मद गोरी के बारे में होगा। ओके, तो देखिए, मोहम्मद गोरी के बारे में आप जानते हैं, देख लीजिए। संसवानी वंश के बारे में आपको बताएं, जो देखिए, जैसे में तुर्क जब आक्रमण किया गजनी, तो गजनी फिर वहाँ चला, वापस लौट गया। कहाँ पे? गजनी चला गया। तो उसके बाद उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी थे उतना मजबूत नहीं हुआ, और 1085 ईस्वी तक उसका विघटन हो गया। तो जब विघटन हुआ, तो उसके बाद क्या है कि गजनी में ही बहुत ज़्यादा आपको जो क्या है, बहुत ज़्यादा वंश का उदय हुआ। तो उसी में एक है क्या, संसवानी वंश जो है, उसमें संसवानी वंश का उदय हुआ। और उसका संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन हसन को माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन हसन को माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन हसन के बारे में जान जाइए। उसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है कहीं, लेकिन क्या है कि ये जो है पृष्ठभूमि आपको एक बार बता दिए। संसवानी वंश से मोहम्मद गोरी आता है, और संसवानी वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन हसन है। ओके, तो देखिए, आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में जो पढ़ेंगे। और 1173 में वो शासक बनता है, और 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ओके, तो देखिए, क्या है कि जैसे में जब महमूद गजनबी है, तो मोहम्मद गजनबी जो है
पंजाब क्षेत्र में आक्रमण किया, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। तो पंजाब क्षेत्र में आक्रमण किया, तो उसके बाद क्या है कि मतलब वहाँ पे जो है अपना उत्तराधिकारी कुछ छोड़ गए। तो उत्तराधिकारी जो है भारत पे कभी कभी जब जो राजपूत राजा थे या भारत में कोई भी प्रदेश हो, तो वहाँ पे कभी कभी आक्रमण करते रहते थे। तो क्या है कि जो कोई भी जो भारत का जो शासक थे, एकजुटता नहीं था, तो वो लोग क्या है कि मतलब उस पर ध्यान दिए नहीं। तो ध्यान दिए नहीं कि मतलब चलो ठीक है, उसको मतलब जो गजनबी का साम्राज्य उसको विघटन कर दिया जाए, कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसी में क्या है कि जो उधर से जो आने का रास्ता था वो साफ था, भारत में एंट्री उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जो तुर्कों द्वारा मतलब ले लिया जाता था, एंट्री वहां से ले लेता था सब। ओके, तो सॉरी। तो उसके बाद क्या है, जो मोहम्मद गोरी जो है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही आया था। तो उसके बाद क्या है कि मोहम्मद गोरी के बारे में आप जानते हैं। तो मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम था, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था, देखिए, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था मोइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम। क्या नाम था, मोहिउद्दीन मुहम्मद बिन शाम। तो भारत पे आक्रमण किया था कब, 1173 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। कब, पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था, मुल्तान पर 1175 ईस्वी में किया था। ओके, तो 1175 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण किया, तो मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद 1178 ईस्वी में, क्या 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है कहाँ पे आक्रमण किया, जो 1178 ईस्वी में है, जो गुजरात पे आक्रमण किया। कहाँ पे, देख लीजिए, गुजरात पे आक्रमण किया। और गुजरात का उस समय शासक कौन था, तो देखिए उस समय जो गुजरात का शासक था, भीम द्वितीय शासक था। क्या, भीम द्वितीय शासक था। ओके, तो गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। तो उसमें क्या है कि जो मोहम्मद गोरी को पराजय हुआ, मोहम्मद गोरी को उसमें पराजय हुआ। तो उस पराजय में मतलब मोहम्मद गोरी किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहा, और वो मतलब मरते मरते बच गया। क्या, मरते मरते बच गया मोहम्मद गोरी, और वहाँ से वो भाग निकला। तो 1178 ईस्वी में जो गुजरात का आक्रमण जो किया था, तो उसमें जो चालुक्य वंश का जो राजा था, चालुक्य वंश का राजा भीम द्वितीय के हाथ उसको बुरी तरह पराजित होना पड़ा, और किसी तरह वो जान बचा के वहां से भाग निकला। ओके, यहाँ तक हुआ। उसके बाद अब देखते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं, देख लीजिए। 1173 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर जो शहाबुद्दीन मोहम्मद जो है बैठा। ओके, यदि जिसे क्या बोला जाता है, देखिए आपको बता दिए, उसका जो पूरा नाम था मोइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम था। क्या है कि मतलब देखिए, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें पूछ देता है, जैसे मैं अकबर का पूरा नाम पूछ देगा, हुमायूं का नाम पूरा पूछ देगा, बाबर का नाम पूछ देता, उसी तरह जो मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम आपसे पूछ देगा। तो क्या है मोहम्मद गोरी का पूरा नाम, मोइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम। ओके, तो मोइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम उसका पूरा नाम है, आपको बता दिया। उसके बाद देखिए, जब वो जब गौड़ प्रदेश का जब शासक बना, उससे पहले उसका बड़ा भाई शासक था। तो उसका जो बड़ा भाई जब शासक बना, तो क्या है कि जो वहाँ का जो आंतरिक लड़ाई था, उसी में मतलब वो उलझा रह गया, और उसके वही आंतरिक लड़ाई में वो मारा गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो बड़े भाई की मृत्यु के बाद जब मोहम्मद गोरी जो है वो शासक बना, तो वहाँ पे मतलब क्या है कि जो मतलब अ, जो आंतरिक लड़ाई था वो चलते रहता था। तो उसके बाद वो जो है वहाँ का जो एक शासक था, तो वो शासक से मतलब क्या है, वहाँ से वो जीत नहीं पाता था। तो वही कारण था कि जो वहाँ से मतलब वो भाग के मतलब भारत में आना चाहता था मोहम्मद गोरी। तो वहाँ का शासक का नाम क्या था, तो देखिए वहाँ का शासक का नाम था ख्वारिज्मी साम्राज्य। क्या, देख लीजिए, ख्वा एक मिनट रुकिए, उस जो साम्राज्य था वो था ख्वारिज्मी साम्राज्य। ओके, तो ख्वारिज्मी साम्राज्य था। तो वो वहाँ पे जो ख्वारिज्मी साम्राज्य जो का जो शासक था वो बहुत शक्तिशाली था। तो वो क्या है कि मतलब मोहम्मद गोरी उसके हाथे पराजित हो जाता था। तो वही कारण है कि जो वो मतलब जो वो तो क्योंकि जो सिंध प्रदेश था, जो पंजाब का क्षेत्र था, तो वो तो भाई तुर्कों के हाथ शासन चलता था, क्योंकि मोहम्मद गजनवी जो है वो पंजाब क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था। ओके, तो वो जो है वहीं से वापस वहाँ पे मतलब भारत में आना चाहता था। तो वही कारण वो है कि जो भारत में 1178 ईस्वी में जब चालुक्य राजा जो थे भीम द्वितीय से
लड़ा, तो उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और किसी तरह जान बचा के वो वहाँ से निकल गया। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद अब उसे भारत विजय का अभियान आरंभ करने से पहले पंजाब में एक उपर्युक्त आधार बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। कहाँ पे, देख लीजिए, पंजाब में। क्या है कि देखिए, पंजाब जो है, क्योंकि गजनी जो मोहम्मद गजनी था वो जीता था, तो इसलिए वो समझा कि जब मैं चालुक्य राजा से नहीं जीता तो 1178 ईस्वी के बाद वो जो क्या 1178 ईस्वी के बाद जब 1190 ईस्वी में वो सोचा कि जो मतलब मैं पहले पंजाब पे मतलब अपना कब्जा जमा लूँ, उसके बाद भारत में आगे बढ़ूँ। कहाँ पे, देखिए पंजाब में, पंजाब में। ओके, उसके बाद देखिए, इसलिए उसने पंजाब में गजनबी के अधिकार वाले क्षेत्रों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। ओके, मतलब जो गजनबी का जो वंशज था वो कमजोर पड़ चुका था तब तक, तो उसके बाद क्या है कि गजनबी के शासक को किसी तरह लड़ाई लड़ा, उसको हराया और गजनबी के शासक के मतलब अधिकार वाले क्षेत्र पर वो क्या किया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया 1190 ईस्वी में। और देखिए 1190 ईस्वी तक जो मोहम्मद गोरी था वो क्या पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था। किसको किसको, पेशावर, लाहौर और सियालकोट। ओके, तो ये तीनों को जीत चुका था और वह दिल्ली और गंगा के दोआब की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। किसके, जो दिल्ली में, और दिल्ली में उस समय सुल्तान कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। ओके, जिसमें पृथ्वीराज चौहान भी बोला जाता है। तो पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश का जो शासक था कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। तो 1190 ईस्वी के बाद वो दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए प्रस्थान हुआ। तो उसके बाद हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे, मोहम्मद गौरी। तो देखिए एक इससे आगे बढ़ने से पहले एक शब्द और बता दें। देखिए, जो मोहम्मद गोरी था वो सुन्नी इस्लाम का समर्थक था। किसका, देख लीजिए, सुन्नी इस्लाम का समर्थक था। और आपको बता दें कि जो मोहम्मद गजनबी भी था वो सुन्नी इस्लाम है उसका समर्थक था। तो मोहम्मद गोरी और गजनबी दोनों सुन्नी जो इस्लाम है उसका समर्थक था। ओके, तो यहाँ तक आपको हम बता दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो क्या है कि जी देखिए, तराइन का लड़ाई देखते हैं। तो तराइन का लड़ाई में क्या होता है कि जो तराइन का प्रथम लड़ाई होता है 1100 कब होता है, 1191 ईस्वी में होता है। और तराइन का जो दूसरा लड़ाई होता है 1192 ईस्वी में होता है। ये क्वेश्चन आते रहता है। तराइन का लड़ाई जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में, पहला और दूसरा के बारे में पूछता है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध, द्वितीय और तृतीय युद्ध हुआ था उसके बारे में पूछता है। तो आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो आज हम तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में देखेंगे। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में जानते हैं। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध में क्या होता है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है। तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो होता है कि जो वो जीत जाता है। और जीत जाता है उसके बाद क्या है कि जब मोहम्मद गोरी जब भागता है तो जो राजपूत में था कि मतलब हम निहत थे, जो इसके हाथ में कोई तलवार ना हो और यदि वो कायर की तरफ भाग रहा है तो उस पर हम वार नहीं करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने मोहम्मद गोरी को उस वक्त नहीं मारा। ओके, तो मोहम्मद गोरी को उस वक्त नहीं मारा। उसके बाद क्या हुआ कि जब देख लीजिए यहाँ पे यह टकराव तरभीम पर दोनों के दावों के बीच आरंभ हुआ। 1191 ईस्वी में तराई में हुई इस लड़ाई में गोरी की सेना पूरी तरह तबाह हो गई। ओके, और उसके बाद वो जान बचा के भागा। तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन और पूछ देगा, जैसे जिस तरह हुमायूं का जान बचाया था एक जो नाविक था, उसी तरह देखिए जो मोहम्मद गोरी का जो जान बचाया था वो कौन था, जो खलजी, जो एक युवा खलजी जो सवार था उसने मोहम्मद गोरी को बचाया था। कौन, जो खलजी सवार था उसने मोहम्मद गोरी को, जो प्रथम तराइन युद्ध में जब भाग रहा था तो उस समय उसका जान बचाया था, किसी तरह उसको वहां से निकाल दिया। उसके बाद देखिए, पृथ्वीराज अब तब हिंद की ओर बढ़ा और 12 माह की मतलब जो घेराबंदी किया और उसके बाद उसको किसको, तबर हिंद को जीत लिया। ओके, उसके बाद क्या किया है कि देखिए, मोहम्मद जब पृथ्वीराज चौहान जब विजय हुआ तो उनको क्या करना था, उनको जो पंजाब में जो गजनबी के बाद जो मोहम्मद गोरी के सेना वहां रुका और मोहम्मद गोरी का अधिकार था, तो वहां कम से कम वहां से उसको खदेड़ देना था। कहाँ से, पंजाब से। पंजाब से खदेड़ देते तो 1192 ईस्वी का युद्ध होता ही नहीं। ओके, लेकिन इतिहास है, इतिहास में अब देखिए क्या होता है। तो मोहम्मद गोरी को उसने सबसे बड़ी भूल थी कि मतलब वो क्या किए, जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, पंजाब से गोरियों को खदेड़ने का कोई प्रयास नहीं किए। कौन, पृथ्वीराज तृतीय।
ओके। उसके बाद देखिए, शायद शायद उसे यह लगा होगा कि तराइन का जो बार बार होने वाले तुर्क धावों जैसा ही एक और धावा है, और गौरी का शासक जो पंजाब पर राज्य करने पर संतोष कर लेगा। देखिए, जैसे में मोहम्मद गजनबी के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच में तो बहुत ज़्यादा गैप था। तो क्या था कि जब मतलब भारत पर आक्रमण होता था जब तुर्कों का, तो जो राजपूत शासक थे कभी मतलब तुर्कों को कितना बार भी हरा चुके थे। तो वही कारण उनको लगा कि चलो ठीक है, मोहम्मद गोरी को मैंने एक बार माफ़ कर दिया, उसके बाद हरा दिया, अब क्या है कि जो वो फिर आक्रमण करेगा नहीं। लेकिन उसके वो जो था वहाँ पे आक्रमण के लिए पूरा तैयार था, मतलब अब हमको आक्रमण किसी तरह दिल्ली को जीतना ही है, क्योंकि वहाँ जो ख्वारिज़मी साम्राज्य जो था तुर्क में, वो बहुत शक्तिशाली था। वो देखा मैं वहाँ जाऊँगा, हमको दाल तो वहाँ गलेगा नहीं, वहाँ मैं फिर हमको भगा देगा, तो फिर हमको वापस भारत आना पड़ेगा। तो इसीलिए वो देखा कि एक बार और लड़ाई लड़ते हैं हम किसी तरह हम। ओके। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या किया कि मतलब वो 1191 ईस्वी में कब लड़ाई हुआ था, 1191 ईस्वी में लड़ाई हुआ था प्रथम। और दूसरा के बारे में आप बताते हैं। देखिए, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तो 1 साल का गैप मिला। तो 1 साल के गैप में क्या किया कि वो जो था, जो मोहम्मद गोरी था, वो जो है जो वहाँ का जो अपना सैनिक था, उसको जो युद्ध का प्रशिक्षण है उसको अच्छा से तैयार करवाया। और तुर्क के बारे में आपको बता दें, जो उसमें जो जो घुड़सवार जो तीरंदाजी था वो बहुत अच्छा था। तो जो घुड़सवार मतलब देखिए, घोड़े पे बैठ के और दौड़ते हुए वो जो है घुड़सवारी कर लेता था और तीर भी चला लेता था। लेकिन राजपूत में ये था कि वो जो है हाथी पे बैठ के मतलब जो नीचे युद्ध लड़ना चाहते थे पृथ्वी पे। ओके, तो ज़्यादातर हाथी से लड़ाई लड़ते थे जो इंडियन थे। और मोहम्मद गोरी के जो सेना था तुर्क के बारे में आपको हम मोहम्मद गजनबी में बता दिए हैं। जो उसके पास इतना ज़्यादा शक्ति वहाँ पे था उसके सेना में, सब घुमक्कड़ जनजाति के थे, घुमक्कड़ तुर्क थे। तो उसको क्या था कि मतलब वो घोड़े पे बैठ के मतलब एकदम बिजली की तरह टूट पड़ते थे, बिजली की तरह तीर चलाना, ये सब उसका मतलब एकदम आम बात थे। और क्या है कि मतलब देखते देखते वो कितना किलोमीटर वो ट्रैवलिंग कर ले, उसको उसको खुद अंदाजा नहीं होता था। ओके। तो वो क्या किए कि मतलब 1 साल तक वो क्या किया, आक्रमण करने का समय मिला। ओके। और देखिए, उसने पृथ्वीराज से एक कथित शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया कि पंजाब गोरी शासक के अंतर्गत ही रहने दिया जाएगा। ओके। जो मतलब पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में जो समझौता हुआ था उसको ठुकरा दिया। तो ठुकरा दिया, तो उसके बाद क्या होगा, 1192 का द्वितीय लड़ाई देखते हैं। तो देखिए, 1192 का द्वितीय लड़ाई देखते हैं। तो 1192 ईस्वी में जब द्वितीय लड़ाई लड़ा गया, तो उसमें क्या है कि जो मोहम्मद गोरी विजयी हो गया, और जो राजपुताना जो पृथ्वीराज तृतीय था वो हार गए। तो जब हार गए तो उनको सिरसा, कहाँ है सिरसा, देख लीजिए, सिरसा हरियाणा में, सिरसा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब पकड़ लिया गया और उनको कैद कर लिया गया। और देखिए, पृथ्वीराज तृतीय जब हार गए तो उनको उसके बाद उनको गजनी भी ले गया। मतलब इतिहासकार का अलग अलग का नाम है, कोई बोलता है कि जो उनको मार दिया गया, कोई बोलते हैं कि जो उनको गजनी ले गया गया। तो गजनी गया तो उनके साथ एक जो लेखक थे, जो कवि थे, उनका नाम क्या था, चंद्रवर दाई नाम था। तो चंद्रवर दाई भी उनके साथ गया था। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, 1192 ईस्वी में जब तराइन का जो दूसरा दूसरा लड़ाई लड़ा, तो उसमें आप एक एक बार में देख लीजिए, जो मतलब पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था, उनको हारने का मतलब कारण क्या था। तो देखिए, हारने का कारण ये था कि जो पृथ्वीराज तृतीय को मतलब इनका ज़्यादा आशंका नहीं था कि जो मतलब मोहम्मद गोरी जो है फिर से युद्ध के लिए राजी हो जाएंगे। ओके। दूसरा दूसरा ये था, जो पृथ्वीराज तृतीय जो है, जो जो 1191 का पहला लड़ाई में जो सैनिक लड़े थे, जो सेनापति था, वो सेनापति मतलब वो सेनापति वो सैनिक नहीं था। ओके। उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा कारण ये था कि जो मतलब राजपूत सैनिक में ये था कि जो मतलब जो कोई भी यदि लड़ाई हो जाता तो सेना जो है भाड़ा पे लाते थे। मतलब वो था कि जो मतलब भाड़ा पर मतलब क्या, मतलब जो पड़ोसी राजा था उसको बोलते थे कि आप सेना भेज दो, लड़ाई लड़ना है, तो वो भेज देते थे। तो उसमें तो क्या था कि जो मतलब एकता की कमी रहती थी। तुर्क में तो क्या था, देखिए, तुर्क में मोहम्मद गोरी में था से मतलब जो राजा का जो गुलाम होता था उसका बात मानते थे, कौन जो सैनिक होते थे। तो उनका संगठन बहुत मजबूत होता था। और भारत में जो राजपूत सेना में था कि मतलब जितना भी सेना होता था तो सबका अलग अलग जो
वो संचालन करने वाला होता था, तो वही कारण थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता था। ओके। और उसके बाद अनेक जो राजा थे उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को जो है वो मतलब क्या सहायता किए थे। लेकिन जो कन्नौज के राजा थे, कन्नौज में किन का, जो गहरवाल वंश थे, क्या थे, गहरवाल वंश या एठौर वंश भी बोला जाता है। तो कौन थे, जो राजा जयचंद थे। कौन, राजा जयचंद जो थे वो जो है पृथ्वीराज तृतीय का जो साथ नहीं दिए थे। क्यों, क्योंकि उनका जो बेटी थी संयुक्ता, उनसे वो प्रेम विवाह किए थे, तो वही कारण वो गुस्सा में थे। ओके, तो हारने का कारण ये था। उसके बाद देखिए यहाँ थे ना, संयुक्ता बेटी को अपहरण कर लिया था, वही कारण। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम द्वितीय लड़ाई देख लिए। उसके बाद यही जो युद्ध था 1192 ईस्वी का, जो भारत पे मुस्लिम जो तुर्कों द्वारा जो आक्रमण को अधिक मजबूती प्रदान दिया, और भारत में जो गुलाम वंश का स्थापना हुआ था, मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी, यही जो लड़ाई था वही जो है पक्का कर दिया था। जिस तरह प्लासी का युद्ध जो निर्णायक सिद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों के लिए, मतलब अंग्रेज जो है भारत में रह सकते हैं, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था एकदम निर्णायक सिद्ध हो गया था कि भारत पर अंग्रेज रहेंगे ही। ओके, क्योंकि वो जो है संयुक्त सेना को हरा दिया था। तो वो जो आधुनिक भारत का इतिहास आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बक्सर युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो ओके, तो 1192 ईस्वी में इसकी हार हो जाती है पृथ्वीराज तृतीय की। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखते हैं जब 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में जब लड़ाई जब हुआ, तो उसके बाद मोहम्मद गोरी को थोड़ा सा ये भी डर सताने लगा, जो जयचंद जो है कन्नौज का राजा है, वो बहुत शक्तिशाली है, उसको हरा, यदि भारत में राज्य करना है तो उसको हराना जरूरी है। उसके बाद क्या होता है कि 1194 ईस्वी में चंद्रावर का युद्ध होता है। क्या, देखिए चंद्रावर का युद्ध होता है। क्या, चंद्रावर का युद्ध होता है। कब, 1194 ईस्वी में। कब, देख लीजिए एक मिनट, सॉरी, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। तो चंदावर का युद्ध में ये होता है कि देखिए, जैसे में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, जो कि कौन वंश से था, जयचंद गहरवाल वंश या एठौर वंश है, और उसका संस्थापक जो है चंद्रदेव है। क्या कि जब हम राजपूताना का इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें मैं इस वंश का अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें आज मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते तो मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। तो उस युद्ध में इतिहासकार बताते हैं कि जो मतलब जो चंदावर का युद्ध में बख्तियार खिलजी का था, मोहम्मद गोरी जो है वो मतलब हारने के कगार पे था। तो लेकिन क्या हुआ है कि मतलब इसी बीच में जो एक तीर है जो उसको लग जाता है जयचंद को, और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब जब शासक का ही मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद सेना लोग घबरा जाता है, उसके बाद वो भागने लगता है। तब उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गोरी का जीत हो जाता है। ओके, देखिए, तो 1194 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी है भारत लौटा, और 50,000 सैनिकों के साथ यमुना को पार करके वह कन्नौज की ओर बढ़ा। ओके, कन्नौज के पास चंदावर में मोइजुद्दीन और जयचंद्र के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। ओके, उसके बारे में आपको बता दिए कि उसमें जयचंद मारा जाता है, जयचंद मारा जाता है, और क्या, जयचंद मारा जाता है और वहां पे मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। ओके, उसके बाद मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है सर, तो देखिए मोहम्मद गोरी के जीत के बाद उसका दो गुलाम होता है। एक होता है गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का स्थापना कर देता है। अगला वीडियो इसी पे आएगा गुलाम वंश पे। और एक होता है बख्तियार खिलजी। कौन होता है, बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार बंगाल के क्षेत्र में आक्रमण करते हुए जाता है, और जो कि नालंदा और विश्वविद्यालय, जो कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर देता है, और बंगाल पर भी आक्रमण करता है, जहाँ पे जो सेन वंश का था शासक थे बंगाल में, कौन थे, लक्ष्मण सेन थे। ओके, तो उसके बारे में आप देखते हैं। अब हम थोड़ा सा बख्तियार खिलजी के बारे में जान लेते हैं। तो बख्तियार खिलजी के बारे में जानने के बाद अगला वीडियो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लाएंगे। तो बख्तियार खिलजी के बारे में ये था कि देखिए, वो जो है बख्तियार खिलजी जो बिहार को जीतते हुए, बिहार में उस समय कोई भी मजबूत शासक नहीं था। तो उसके बाद वो क्या किया कि जो मतलब उसको पता चला कि जो मतलब
जो नालंदा विश्वविद्यालय है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में है, जो कि बहुत सारा धन है। तो वही कारण है कि जो वो बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया, उसके बाद उसको तहस नहस कर दिया और जला दिया उसको। ओके, उसके बाद वो देखा कि जब बिहार के बाद अब कहाँ चले, तो वो बोला कि जब बिहार के बाद चलेंगे अब कहाँ, बंगाल में। बंगाल में कहाँ पर चलेंगे, देखिए नदिया, जगह का नाम है नदिया, जो कि एक तीर्थ स्थान था, तीर्थ जगह उसको माना जाता है। ओके, उसके बाद देखिए जब वहाँ का राजा कौन था, देखिए लक्ष्मण सेन था, जो कि सेन वंश का राजा था। कौन था, लक्ष्मण सेन था। तो उसके बाद क्या है कि जब बख्तियार खिलजी देखा कि मतलब एकाएक मतलब हमको आक्रमण नहीं करना है, मतलब एकाएक आक्रमण नहीं करना है, तो क्या करना है कि जो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो मतलब उस समय क्या था कि जो तुर्क जो व्यापारी होते थे वो घोड़ा पे मतलब आना जाना उनको लगा रहता था। तो लोग को लगता था कि जो मतलब क्या वो व्यापार करने आते हैं। तो क्या है कि जो मतलब जो बख्तियार खिलजी था 4-5 सैनिकों के साथ वो घोड़ा पे निकला। और क्या है कि जो मतलब लक्ष्मण सेन भी उस समय वहां नहीं था। तो उसके बाद क्या किया कि जो मतलब उसको पता चल गया कि लक्ष्मण सेन वहां पे दरबार में है नहीं। तो उसके बाद वो क्या किया कि जो मतलब उस पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। और उसके बाद आक्रमण करने के बाद क्या है कि उसका जो सैनिक था वो मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। उसके बाद वो उसका भी सैनिक को भी खबर लगा कि चलो ठीक है आक्रमण हो गया, अब हम लोग भी चले। तो वो लोग भी यहाँ आ गए और बख्तियार खिलजी जो है एकाएक देखिए एकाएक महल पर हमला कर देता है। ओके, और जो लक्ष्मण सेन जो है मशहूर योद्धा था। ओके, उसके बाद क्या किया कि जब वो आक्रमण कर देता है तो मतलब क्या है जो उसका सेना जो था वो तितर बितर इधर उधर भागने लगा। मतलब उसको आक्रमण कर उसको पता ही नहीं था कि जो मतलब बख्तियार खिलजी आक्रमण करने वाले हैं। तो उसके बाद वो क्या करता, इधर उधर भागने लगा। उसके बाद बख्तियार जो लक्ष्मण सेन था वो भी कुछ जो उसके साथी थे सेनापति थे उसके साथ वो मतलब महल छोड़ के वहां से वो निकल गए। जो कि कहाँ निकल गए, दक्षिण बंगाल, मतलब बंगाल में ही दूसरा क्षेत्र में दक्षिण बंगाल इधर चले गए, नदिया से निकल गए। उसके बाद क्या किया कि जो बख्तियार खिलजी था वो पूरा मतलब जितना सोना हो गया चांदी हो गया, उसके बाद देखिए उसके बाद राजा की कुछ पत्नियों को भी साथ में लेके वो वहां से निकल जाता था और दौलत लेके वहां से निकल जाता है। उसके बाद देखिए बख्तियार खिलजी के बारे में बताते हैं, बख्तियार खिलजी के बारे में। और उसके बाद और देखिए जब बंगाल में जब आक्रमण कर लिया, तो बंगाल में आक्रमण करने के बाद बख्तियार खिलजी ब्रह्मपुत्रा मतलब असम की ओर निकला। तो असम की ओर जब निकला तो वहां पे जो है वो जो इतिहासकार बोलता है जो असम जो है वो बख्तियार खिलजी के लिए मूर्खतापूर्ण जो मुहिम था, वो मूर्खतापूर्ण मुहिम था क्या, जो असम में आक्रमण किया था। तो उसके बाद उसको असम के बाद उसको तिब्बत में भी जाना था। तो उसके बाद वो बोला कि हमको अब तिब्बत पे भी मुहिम चलाना है। कहाँ चलाना है, देखिए असम के बाद कहाँ चलाना है, तिब्बत पे भी मुहिम चलाना है। ओके, तो तिब्बत पर भी मुहिम चलाना था। तो क्या किए कि मतलब जब उसका सैनिक जो था जो मतलब आगे मतलब लड़ाई लड़ते हुए आगे निकल गया, तो उस समय जो वहाँ पे जो असम के जो सेना थे तो वो पीछे हट गए, उससे वो युद्ध नहीं लड़ा। तो क्या है कि जब मोहम्मद गोरी की सेना आगे चलती गई, उसके बाद जब आगे चला तो उसके बाद बीच रास्ते में जब सैनिक तो लगातार बिहार से लड़ाई लड़ते, देखिए बिहार से बंगाल गया, बंगाल से फिर असम गया, असम के बाद फिर उसको तिब्बत जाना है। तो बीच में क्या है कि उसको लड़ाई लड़ते लड़ते पूरा एकदम सेना जो है थक चुके थे। उसके पास न सही से खाना थी, न खाने के लिए न कुछ पीने के लिए था। उसके बाद क्या है कि वो एकदम पूरा बीमार पड़ गया, कितना सैनिक जो है बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ने के बाद क्या है कि मतलब वो तिब्बत में जाने से मतलब वो रोक दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बोला कि ठीक है तो आराम कर लिया जाए। तो उसके बाद जब बख्तियार खिलजी का सेना जब वापस लौट रहे थे, तो क्या है कि मतलब जो असम की सेना थी वो उस पर आक्रमण कर देता है। और उसमें बख्तियार खिलजी का बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, कितना बीमार थे सही से लड़ाई नहीं लड़ पाए, तो उसमें मारे मारे जाते हैं। और बख्तियार खिलजी है वो किसी तरह जान बचा के कुछ सरदारों के साथ भाग आता है, बिहार इधर भागा जाता है। तो उसके बाद क्या है कि उसी में से कोई एक सरदार था, उसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है। किसकी, बख्तियार खिलजी का हत्या कर देता है और बख्तियार खिलजी का मृत्यु हो जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ अब और जान लेते हैं लास्ट में। तो मोहम्मद गोरी जब 1203 ईस्वी में, देखिए 1192 ईस्वी के बाद 1194 ईस्वी में चंद्रावर का युद्ध लड़ा, जयचंद को हराया।
फिर उसके बाद फिर वो कहाँ तुर्क चला गया था, गजनी चला गया था। तो वहाँ गजनी में घटना है 1203 ईस्वी का। कब? 1203 ईस्वी का घटना है। तो 1203 ईस्वी में क्या है कि मतलब जो वहाँ का जो साम्राज्य था, ख्वारिज़मी साम्राज्य, उससे फिर टकराव हो जाता है। तो उसमें जो है बुरी तरह, क्या बुरी तरह परास्त हो जाता है मोहम्मद गोरी। उसके बाद वो क्या है कि फिर भारत की ओर आता है। तो भारत की ओर आता है तो पंजाब के क्षेत्र में, कहाँ देखिए, जो पश्चिम पंजाब है, जो कि पंजाब क्षेत्र में, वहाँ पे क्या, जो जो खोखर कबीला रहते थे, खोखर कबीला से उसको लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि उसमें खोखर जो कबीला का बहुत सारे मतलब जो कबीले के लोग होता है उसको बहुत को मतलब मार देता है मोहम्मद गोरी। उसके बाद क्या है, खोखर कबीला को हरा देता है, क्या हरा देता है। और 1206 ईस्वी में एक जो कट्टरपंथी एक मुस्लिम के द्वारा मोहम्मद गोरी का मृत्यु 1206 ईस्वी में किया जाता है। कब? देखिए 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ओके, मोहम्मद गोरी की जब गजनी जा रहा था, वापस लौट रहा था 1206 में, तो एक मुस्लिम कट्टर के द्वारा 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु किया हो जाता है। ओके, तो मोहम्मद गोरी के बारे में इतना तक मतलब इतना तक ही था। तो मोहम्मद गोरी के बारे में जान लिए, कौन वंश से आता है, तुर्कों का मतलब मोहम्मद गजनवी के साथ बाद भारत पर जो तुर्कों का जो आक्रमण किया था वो महमूद गोरी के द्वारा किया गया था। उसके बाद तराइन का युद्ध देखे, तराइन के युद्ध के बाद फिर उसके बाद चंद्रावर का युद्ध देखे 1194 ईस्वी में, जिसमें राजा जय जो गढ़वाल राजा जो होता है जयचंद को उसको हरा देता है। ओके, चंद्रावर का युद्ध में 1194 ईस्वी में। उसके बाद बख्तियार खिलजी के बारे में आपको बता दिए। तो बख्तियार खिलजी के बारे में बता दिए किस तरह वो बिहार को मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को रौंदते हुए, उसको जलाते हुए जो बंगाल में जाता है और बंगाल में लक्ष्मण सेन के यहाँ लूटपाट करता है। उसके बाद असम जाता है, असम से तिब्बत जाता है, तिब्बत में मुहिम चलाना चाहता था लेकिन फिर वो वापस आ जाता है। तो उसके बाद बख्तियार खिलजी को भी एक सरदार द्वारा उसको मार दिया जाता है। उसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम उसका एक और गुलाम बचा था, उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, एक गुलाम जो है, वो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। ओके, कब? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो उसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो दिल्ली सल्तनत बोला जाता है, उसमें पांच पांच सल्तनत आता है। कौन कौन आता है देखिए, गुलाम, गुलाम के बाद आएगा आपका खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद आपका आ जाएगा क्या, लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो बाबर आ जाता है। तो वो पांचों वंश को हम एक एक वीडियो मतलब इसी तरह वीडियो आपको अगला वीडियो जो आएगा गुलाम वंश पे आएगा। और आज तक मतलब जो मोहम्मद गोरी तक जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो यहीं तक होता है। ओके, तो क्या है कि जो मतलब यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। और अगला वीडियो जो होगा वो गुलाम वंश पे आएगा, मोहम्मद गोरी के बारे में आएगा। ओके, थैंक यू।